हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द अल्केमिस्ट में। हम लोग एसिड्स एंड बेसिस में हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स तक बात कर चुके थे। अब इसके बाद जो है वो आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि एसिड्स के कंपैरिजन के लिए हम एक खास स्केल का यूज़ करने वाले हैं, दैट इज़ नोन एज पीएच स्केल। ठीक है, इसके अलावा आप में से जो लोग भी अभी नए हैं, कृपया करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी आपके लिए ऐसे वीडियोस मैं लाता रहूं। चलिए तो फिर आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। अभी तक जो है सो हम एसिड्स के बारे में यह जान पाए हैं कि ऐसे सब्सटेंसेस जो कि हमारा H+ आयन अगर हमारा डोनेट करें इन एक्वस सॉल्यूशन, यानी पानी के साथ जैसे ही डिजॉल्व होते हैं और वो H+ आयन अगर डोनेट करें, ठीक है, तो इनको हम क्या कहते हैं, एसिड्स। वहीं पे बेसिस की बात करें तो हमारा ऐसे सब्सटेंसेस जो कि हमारा OH- डोनेट करते हैं, OH- आयंस डोनेट करते हैं लिक्विड सॉल्यूशन या पानी के सॉल्यूशन के साथ, तब उनको हम बेसिस कहते हैं, राइट। अब इसके बाद अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि एक हमारा क्या कोई एक ऐसा स्केल है जो कि इन एसिड की स्ट्रेंथ को या बेसिस की स्ट्रेंथ को टेस्ट कर सके कि कौन कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है और कौन कितना वीक एसिड है। हम आमतौर पे इंडिकेटर्स की बात करते हैं, तो इंडिकेटर्स बस यह इंडिकेट करते हैं कि कौन सी चीज हमारा एसिड है, कौन सा हमारा बेस है और कौन सा हमारा सॉल्ट है। बट कोई यह नहीं बताता कि कौन, अगर हम दो एसिड्स को ही कंपेयर करें तो किस एसिड का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, कौन सा एसिड हमारा ज्यादा स्ट्रांग होगा और कौन सा एसिड ज्यादा वीक होगा। ठीक है, तो इस स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए हमने एक तरीका निकाला, दैट इज नोन एज पीएच लेवल और पीएच इंडिकेटर्स। तो सबसे पहली चीज की ये पीएच क्यों कहा गया, पीएच क्यों। ठीक है, यहां पर जो है सो एच तो हमारा डिनोट कर रहा है हाइड्रोजन को, ठीक है, क्योंकि हम देख रहे थे कि एसिड्स में भी हमारे पास हाइड्रोजन है। बेसिस के केस में देखें तो वहां हाइड्रोक्साइड आयन थे, लेकिन वहां पे भी हाइड्रोजन है। तो बेसिकली हमारा एसिड और बेसिस को का कंपैरिजन अगर हमें देखना है तो हमें कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम मेजर करना पड़ेगा। जिसमें ज्यादा कंसंट्रेशन वो ज्यादा स्ट्रेंथ का एसिड या वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड, और जिसमें हमारा कम कंसंट्रेशन होगा वो वीकली एसिडिक होते जाएगा और धीरे धीरे इसी तरीके से वो बेस की तरफ बढ़ा जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए कि यहाँ पे तो पी वर्ड क्या डिनोट करता है, पी यहाँ पे स्टैंड करता है पोटेंशियल के लिए, पोटेंशियल। ठीक है, या फिर एक्चुअली ये हमारा एक जर्मन वर्ड दैट इज नोन एज पोटेंज, इस वर्ड से हमारा डिनोट किया जाता है। अब ये पोटेंज का मतलब क्या है, पोटेंज का सीधा सा मतलब है पावर, पावर ऑफ हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन कितना ज्यादा हमारा प्रेजेंट है वही हमारा उसका पीएच होगा। ठीक है, तो अब देखिए पीएच स्केल को देखने का तरीका क्या है। आमतौर पे जो है सो इसे हम फाइंड आउट करते हैं लॉगरिथम से, जो कि आपको हायर क्लासेस में पढ़ने को मिलेगा। लेकिन नॉर्मल तौर पर अगर हम देखें कि कोई भी अगर हम इंडिकेटर्स यूज करते हैं, ठीक है, कोई भी अगर इंडिकेटर यूज करते हैं हम लोग, और वह इंडिकेटर जो है सो एक कैरेक्टरिस्टिक्स कलर चेंज दिखाएगा हमारे अलग अलग सॉल्यूशन में, तो जो भी वो कलर चेंज दिखाएगा हम उस कलर को मैच करते हैं एक पीएच चार्ट से। पीएच चार्ट क्या चीज होता है, हमारा एक रेक्टेंगुलर स्लैब होता है जिसमें हमारे डिफरेंट कलर्स डिनोटेड होते हैं। जिसमें हमारा 0 से लेकर 14 तक के डिफरेंट कलर्स हमारा डिनोटेड होते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, इंडिकेटर को जो है सो हमने इंट्रोड्यूस किया सॉल्यूशन में। अब वो इंडिकेटर एक कैरेक्टरिस्टिक्स कलर दिखाएगा। ठीक है, तो अब कमाल की बात यह है कि वो 0 से लेकर 1 2 3 4 टिल 14 तक हर डिफरेंट सॉल्यूशन के लिए उसका कलर कुछ ना कुछ डिफरेंट होता चला जाएगा। जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं फेनोल्फथालीन का, ठीक है, तो फेनोल्फथालीन हम जानते हैं एसिडिक में कैसा होता है, कलरलेस होता है। वहीं बेसिस के केस में हम देखें तो वो पिंक हो जाता है, राइट। तो 0 से 7 तक यह जो है सो हमारा कलरलेस रहेगा, यहां तक यह कलरलेस रहेगा। ठीक है, इसके बाद वह हमारा हल्का लाइट पिंक होगा, फिर उससे डार्कर होता चला जाएगा। यहाँ पे सबसे मोस्ट अमाउंट ऑफ पिंक कलर वो शो करेगा। इससे क्या पता चलता है कि हमारा बेसिस की स्ट्रेंथ को पीएच स्केल पे मेजर करने के लिए हम फेनोल्फथालीन का यूज कर सकते हैं।
इसी तरीके से हमारा रेड कैबेज जूस का अलग अलग हमारा कलर दिखाता है। मोस्ट कॉमन जो हमारा इंडिकेटर है जिसको हम लोग यूज करते हैं एचपीएच इंडिकेटर इज नोन एज यूनिवर्सल इंडिकेटर। ठीक है, यह हमारा हर सॉल्यूशन के साथ एक अलग ही कलर दिखाता है। ठीक है, आमतौर पे देखें तो एसिड्स के साथ या सबसे जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा यहां पर इसका कलर हो जाता है रेड। वहीं जो हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग बेसिस होता है वहां पे इसका कलर कंप्लीटली कैसा हो जाता है, ब्लू। और 7 के पास इसका कलर होता है ग्रीन। ठीक है, तो ये मैंने अलग अलग 3 लेवल क्यों बांट रखा है, 0, 7 एंड 14। तो इसको इस तरीके से समझिए कि 7 से लेकर 0 तक आप देखिए कि हाइड्रोजन H+ आयन का कंसंट्रेशन यहां सबसे मैक्सिमम है। ठीक है, जैसे जैसे हम राइट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं हाइड्रोजन लेवल का या हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन घटता जा रहा है। ठीक है, यहां पर आकर H+ और OH- आयन दोनों का कंसंट्रेशन बराबर हो जाता है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, न्यूट्रल। आमतौर पे जो हमारे सारे न्यूट्रल जो सॉल्ट्स होते हैं वह हमारा उनका पीएच लेवल भी 7 ही होता है। ठीक है, उसके बाद जैसे जैसे हम आगे जाते हैं H+ आयन का हमारा कंसंट्रेशन घटता जाता है और OH- आयन का कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा। तो उस कंडीशन में इसका पीएच हमारा 14 कहलाता है और यहाँ पे ये कंप्लीटली स्ट्रॉन्ग एल्कली बेस के लिए ये डिनोट किया जाता है। कुछ एग्जांपल्स देख लीजिए। 0 एसिडिक 0 पीएच लेवल किसका किसका आएगा, आमतौर पे HCl का आता है, H2SO4 का आता है। वहीं पे अगर हम बोले कि 14 पीएच किसका आएगा तो 14 पीएच हमारे पास आएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड का, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का। उसी तरीके से न्यूट्रल की बात करें तो न्यूट्रल हमारा होगा जैसे NaCl हो गया, H2O है हमारे पास, क्योंकि H2O के पास बराबर नंबर ऑफ H+ और OH- आयन दोनों का प्रेजेंस है, राइट। तो इसको हम एक न्यूट्रल कंपाउंड के नाम से जान सकते हैं। तो ये हमारा पीएच स्केल है जिसकी मदद से हम किसी भी एसिड या बेस या सॉल्ट की स्ट्रेंथ को चेक कर सकते हैं कि वह उसमें हमारा हाइड्रोजन आयन या OH- आयन का प्रेजेंस कितना ज्यादा या कितना कम है। क्लियर है? एक बार इसको ध्यान से देख लीजिए। चलिए अब ये देखिए, ये जो हमारा पीएच स्केल है ये हमारे डे टू डे लाइफ में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। क्यों इतना इंपॉर्टेंस रखता है? क्योंकि आप देखो क्या कि इस इंडिकेटर की मदद से या इस स्केल की मदद से हम लोग डे टू डे लाइफ में होने वाली कई प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। अभी चल के हम उन्हीं प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहली चीज है कि सबसे पहला हमारा एसिड का जो इफेक्ट दिखता है आमतौर पर हमारे कॉमन बॉडी में, तो वो हमारा कहाँ दिखता है, हमारे स्टोमक में, राइट। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे स्टोमक में एक स्ट्रॉन्ग HCl का हमारा सॉल्यूशन होता है, राइट, जो कि हमारे फूड को ब्रेक डाउन करता है सिंपलर सब्सटेंसेस में, जो कि न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करवाने के लिए काफी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, यानी डाइजेशन का वो एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि हमारा एसिड्स का अमाउंट इतना ज्यादा बढ़ जाता है हमारे स्टोमक के अंदर कि वहां पे फिर हमारा एसिड रिफ्लक्स होने लगता है। यानी कि एसिड जो है सो या तो फिर हमारा म्यूकस लाइनिंग को, हमारे स्टोमक के म्यूकस लाइनिंग को डैमेज करने लगता है। उस कंडीशन में हमें पेन फील होता है, राइट। तो अब देखिए कि उस पेन से निजात पाने के लिए हम क्या करेंगे। जैसे हम जानते हैं कि एसिड्स का अगर अमाउंट बढ़ गया है, ठीक है, और उस कारण से जो है सो वो हमारे ऑर्गन को अगर डैमेज कर रहा है या पेन फील हो रहा है, तो उस कंडीशन में उसे ट्रीट करने के लिए हमें क्या देना चाहिए। हम जानते हैं कि एसिड्स एंड बेसिस न्यूट्रलाइज ईच अदर, राइट। सो बेसिकली हमें क्या करना पड़ेगा कि कुछ बेसिस कंज्यूम करने पड़ेंगे, कुछ बेसिक मटेरियल हमारा कंज्यूम करना पड़ेगा, सो दैट द एसिड कैन बी न्यूट्रलाइज इन आवर स्टोमक, राइट। तो अब यहाँ पे अब ये भी क्वेश्चन आता है कि कौन सा हमारा बेसिक मीडियम हमें कंज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखिए कि क्या अगर हमारा ऑलरेडी हमारा जो स्टोमक है वो इतना स्ट्रेस झेल रहा है, वो इतने पेन को सब्जेक्ट कर रहा है, तो उस कंडीशन में क्या हम वहां पे और स्ट्रॉन्ग एल्कलीज डालना हम अफोर्ड कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि वो हमें और डैमेज कर देगा, राइट। वैसे हमें एसिड को तो ट्रीट कर देगा, लेकिन वह रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक होगा, जिसके कारण हमारा स्टोमक और डैमेज हो सकता है। अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को अगर यूज करें, ठीक है,
एसिडिटी को अपने ट्रीट करने के लिए, तो वो हमारे लिए और डेंजरस हो सकता है। तो उस कंडीशन में हमें एक ऐसा बेस खोजना पड़ेगा या ऐसे बेसिक सब्सटेंसेस खोजने पड़ेंगे जो कि हमारे एसिड्स को न्यूट्रलाइज भी कर दे, ठीक है, और वह रिएक्शन ज्यादा एक्सोथर्मिक भी ना हो ताकि हम फर्दर डैमेज से बच सकें, राइट। तो इसके लिए दो कॉमन सब्सटेंसेस होते हैं जो कि हमारे स्टमक के एसिड प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ये दो कौन कौन से कॉमन सब्सटेंसेस हैं? एक है हमारे पास एक वीक बेस दैट इज नोन एज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसका एक कॉमन नेम है जो आप सबने सुना होगा, इसको हम बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो ये जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, इसे हम आमतौर पे जितनी भी एसिडिटी के लिए दवाइयां लेते हैं उसमें या तो MgOH ट्वाइस और NaHCO3, इसको क्या पढ़ेंगे? इसको हम पढ़ेंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। या अभी थोड़ी देर में हम सॉल्ट में भी पढ़ेंगे। ये एक खास तरीके का सॉल्ट है, इसको हम लोग बेकिंग सोडा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो आप बोलोगे कि सर ये तो सॉल्ट है, बेस कहाँ हुआ? ठीक है, बेस नहीं है तो ये न्यूट्रलाइज कैसे करेगा? तो ये एक बेसिक सॉल्ट है, ठीक है। अभी सॉल्ट के हम 3 कैटेगरी पढ़ेंगे, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट एंड न्यूट्रल सॉल्ट। तो इस कंडीशन में यह एक बेसिक सॉल्ट है, यानी कि इसका pH एग्जैक्ट 7 नहीं होगा बल्कि 7 से थोड़ा ज्यादा होगा, बेसिक साइड में ज्यादा होगा, यानी हो सकता है 7 से ज्यादा 8, 9 या 10 हो, ठीक है। तो उस कंडीशन में यह हमारा एक बेसिक सॉल्ट है, तो यह भी हमारा एसिड को न्यूट्रलाइज करने में कैपेबल है, ठीक है। और अब देखिए कि ये दोनों वीक बेसिक सॉल्ट हैं या वीक बेसिस हैं, तो उस कंडीशन में ये हमारे स्टोमक को ज्यादा डैमेज भी नहीं पहुंचाते। क्लियर है? तो अब हमारे स्टोमक प्रॉब्लम को या जो हमारे pH चेंजेस हो रहा है हमारे डाइजेशन सिस्टम में, इसको सॉल्व करने के लिए हमने कुछ बेसिक मीडियम को यूज किया, और जो हमारे डाइजेस्टिव एसिडिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो हम बेसिस को जो यूज कर रहे हैं, इसको हम एक अलग नाम देते हैं, इनको हम बोलते हैं एंटासिड्स। एंटासिड्स दैट मीन्स एसिड्स के अपोजिट, राइट। कि अगर हम एसिड का अपोजिट देंगे तभी तो हमारा एसिड जो है सो न्यूट्रलाइज हो पाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है सो हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में जो हमारे एसिड्स के कारण जो प्रॉब्लम्स आते हैं उनको सॉल्व करने के लिए हम एंटासिड्स के थ्रू कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए और देखते हैं कि और हमारे आसपास जो है सो कहाँ कहाँ pH चेंजेज होता है। यहाँ तो समझ में आ गया कि हमारा जो स्टोमक है उसके अंदर अगर हमारा pH का लेवल अगर 7 से घट जाए यानी कि एसिडिक हो जाए, तो एसिडिक हो जाए तो उसको ट्रीट करने के लिए हम लोग एंटासिड्स का यूज कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं pH चेंजेस इन आवर माउथ। ठीक है, बेसिकली होता क्या है कि जैसा देखिए कि अगर हम लोग रेगुलर जो अपना डिनर या मॉर्निंग ब्रेकफास्ट करते हैं, ठीक है, और उसके बाद अगर हम माउथ को अपने प्रॉपरली अगर वॉश ना करें, तो उस कंडीशन में होगा क्या कि जो हमारे शुगर या कार्बोहाइड्रेट्स जो कि प्रेजेंट है हमारे फूड में जो कि हमने ईट किया है, वह शुगर या कार्बोहाइड्रेट हमारे माउथ में कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। अब यह जो ऑर्गेनिक एसिड्स है या यह जो वीक एसिड्स है, यह हमें तुरंत तो डैमेज नहीं पहुंचाता, ठीक है, लेकिन हम जानते हैं कि हमारे जो टीथ होते हैं वह हमारा मेनली मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस है, ठीक है। तो अब आप जानते हो कि कैल्शियम बीइंग अ मेटल अगर रिएक्ट करेगा एसिड्स के साथ तो क्या होगा, वो डिके करेगा, राइट। कैल्शियम डिके होकर वो अपना रिस्पेक्टिव सॉल्ट बनाएगा, लेकिन उस कंडीशन में हमारा टीथ जितना दूर का कैल्शियम हमारा कांटेक्ट में आया है एसिड के साथ, वह क्या हो गया कि वह तो सॉल्ट में कन्वर्ट हो गया, यानी कि हमारा टीथ का जो इनर पोर्शन है वह हमारा एसिड्स और बैक्टीरिया या जर्म्स के लिए सब्जेक्ट हो जाएंगे, राइट। तो उस खास कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, टूथ डिके, ठीक है, टूथ डिके यानी कि हमारे दांतों का सड़ना, ठीक है। तो अब इस कंडीशन के कारण हमारे माउथ का pH लेवल भी घट जाता है ना।
अब पीएच लेवल अगर हमारा घट जाता है यानी कि हमारा माउथ जो है सब कुछ हद तक एसिडिक हो जाता है, तो उसे कैसे ट्रीट करेंगे? तो हम जानते हैं कि रेगुलर बेसिस पर हमने कई बार सुना है कि कई हमारे टूथपेस्ट के जो हमारे ब्रांडिंग आती है उसमें लिखा होता है कि इसमें कैल्शियम है, राइट? तो इसमें कैल्शियम किस तरीके से है? क्या कैल्शियम को मेटल के रूप में हमारा डाला हुआ है कि आप चबाते रहिए? नहीं। तो इसमें कैल्शियम किस तरीके से है? तो इसमें कैल्शियम के हमारे पास कुछ बेसिक सॉल्ट्स हैं या हमारे कैल्शियम के कुछ बेसिक बेसिस हैं, राइट? तो अब ये जो कैल्शियम के कंपाउंड्स हैं या ये कैल्शियम के बेसिक सॉल्ट है, ये क्या करेगा एसिड के साथ? वो एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा, क्योंकि कैल्शियम बीइंग अ मेटल इट इज एलिजिबल टू न्यूट्रलाइज एन एसिड, राइट? तो उस कंडीशन में वो हमारे माउथ में जो भी एसिड फॉर्मेशन हो रहा है वो उसको न्यूट्रलाइज करेगा, और उसको न्यूट्रलाइज करने के कारण हमारे जो माउथ है जिसमें एसिड हमारे टीथ को डैमेज कर रहा था, वो हमारा टूथ डिके या वो जो डैमेजिंग का जो प्रोसेस है वो हमारा रुक जाएगा। क्लियर है? तो यानी कि टूथ डिके में अगर हमारा पीएच चेंज हो रहा है तो उसको चेंज करने के लिए या उसको ट्रीट करने के लिए हम क्या करेंगे? हम जो है सो कुछ बेसिक टूथपेस्ट का यूज करेंगे, ऐसे टूथपेस्ट का यूज करेंगे जिसमें बेसिस का प्रेजेंस हो, और उस कारण जो है सो हमारे माउथ का टूथ डिके रुक जाएगा। क्लियर है? चलिए, ये तो बात हो गई कि हमारे माउथ में किस तरीके से पीएच चेंजेस होता है। चलिए, पीएच चेंजेस इन, अब हम बात करेंगे सॉइल। चीजों को समझते जाइए, ठीक है? अगर समझ जाइएगा, एक बार आपके दिमाग में छप गया, देन आपको कभी भी एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको कभी भी किसी एग्जाम्स में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, पीएच चेंजेस इन सॉइल। सॉइल में किस तरीके से हमारा पीएच चेंज हो सकता है, किस तरीके से सॉइल हमारा एसिडिक बन सकता है? हम जानते हैं कि रेगुलर बेसिस पे जो हमारे फार्मर फ्रेंड हैं वो क्या करते हैं? फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं, राइट? सबसे कॉमन फर्टिलाइजर का नाम पता है? एक तो हमारा यूरिया हो गया, एंड सेकेंड इज एनपीके। एनपीके क्या होता है? ये एनपीके सिंपल सा बात है, इसके नाम में ही छुपा है कि ये क्या होता है। एनपीके इज अ मिक्सचर ऑफ एन फॉर नाइट्रोजन, phosphorus, and K stand for potassium. तो अब ये देखिए कि नाइट्रोजन और फास्फोरस अगर काफी ज्यादा अमाउंट में अगर यूज किए गए, ठीक है, हमारे सॉइल के साथ, और इनके अगर ऑक्साइड्स अगर पानी के साथ अगर डिजॉल्व हुए तो ये दो रिस्पेक्टिव एसिड्स बनाएंगे। कौन कौन सा? नाइट्रोजन, हमारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड अगर हमारा वाटर के साथ मिक्स हुआ तो ये नाइट्रिक एसिड बनाएगा। उसी तरीके से फास्फोरस का जो हमारा ऑक्साइड है वो अगर हमारा वाटर के साथ मिक्स हुआ तो ये फास्फोरिक एसिड बनाएगा। अब देखिए कि जो हमारा सॉइल जो कि आमतौर पे न्यूट्रल होता है, अगर उसमें नाइट्रोजन या फास्फोरस का अगर प्रेजेंस हो जाए या आ जाए तो उस कंडीशन में हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ सॉइल का क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, राइट? अब इसको टेस्ट कैसे करेंगे? एक सॉइल सैंपल लेंगे, ठीक है, सॉइल सैंपल का हम एक लिक्विड सॉल्यूशन बनाएंगे, एक सस्पेंशन एक्चुअली बनाएंगे, सॉइल हमारा सॉल्यूशन तो बना नहीं सकता। अब उसके बाद क्या करेंगे कि उसमें अगर हम यूनिवर्सल इंडिकेटर डालें और हमारा कलर चेंज दिखा दे कि नहीं, इसका हमारा परफेक्ट 7 हमारा ये पीएच लेवल नहीं दिखा रहा है बल्कि 7 से कम दिखा रहा है, यानी कि वो एसिडिक हो चुका है। तो अगर वो एसिडिक हो चुका है तो उस कंडीशन में क्या वो सॉइल हमारे कल्टीवेशन के लिए क्या अप्लीकेबल होगा? नहीं, क्योंकि वहां पे हमारे जो भी प्लांट्स हैं उनका जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो डिजाइंड है किसके लिए? वो हमारा डिजाइंड है एक न्यूट्रल सॉइल के लिए, राइट? लेकिन वहां पे अगर हम न्यूट्रल सॉइल की बात करें, अगर वो हमें नहीं मिल रहा है तो उस कंडीशन में वो क्या करेगा कि वो सही से सस्टेन नहीं कर पाएगा, सही से ग्रो नहीं कर पाएगा, और हमारा जो कल्टीवेशन है या हमारा जो प्रोडक्शन है फील्ड्स में वो सही से नहीं हो पाएगा, हमारे प्लांट सही से ग्रोथ नहीं दिखाएंगे, तो उस कंडीशन में हमारे लिए वो हार्मफुल होगा। तो अब यहाँ पे बात आती है कि नाइट्रोजन और फास्फोरस, ठीक है, ये दोनों को अगर हमने देखा तो इसको ट्रीट करने के लिए, नाइट्रिक एसिड या फास्फोरिक एसिड को ट्रीट करने के लिए अब हम करेंगे क्या? क्योंकि अब देखो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये थोड़ा सा जो है सो रेयर बेस है, राइट? या हमारा इतनी इजिली अवेलेबल नहीं है, और दूसरा चीज कि वो थोड़ा सा कॉस्टली भी हो जाता है। तो उस कंडीशन में
क्या हम कास्टिक सोडा को यूज कर सकते हैं? पूरे एक मान लो कि एक हमारे पास 1 हेक्टेयर का फील्ड है, तो उसको ट्रीट करने के लिए हम कास्टिक सोडा का तो यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वो काफी एक्सपेंसिव प्रोसेस हो जाएगा। तो हम इतना एक्सपेंसिव प्रोसेस न यूज करके हम किसका यूज करते हैं? हम यूज करते हैं स्लेक लाइम का। अब ये स्लेक लाइम क्या चीज है? याद होगा फर्स्ट चैप्टर में ही हमने बात की थी, या सेकंड चैप्टर में भी हमने बात की थी इसके बारे में। दैट इज CaOH ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसका एक्वा सॉल्यूशन का। अब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या महंगा नहीं मिलता है? बिल्कुल नहीं। क्या होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड? आमतौर पे जो हमारा व्हाइट वॉशिंग के लिए जो यूज किया जाता है, जो हमारे कॉमन लैंग्वेज में बोले तो जो चूना होता है, ठीक है, उसे ही अगर वाटर के साथ अगर हम मिला दें तो वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, अब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है सो हमें काफी लार्ज क्वांटिटी में मिल सकता है, ये एक बेस भी है। तो उस कंडीशन में इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का अगर हम छिड़काव कर दें, कहाँ पर? पूरे लैंड के ऊपर जो कि हमारा एसिडिक, या पूरे सॉइल्स के ऊपर जो कि हमारा एसिडिक हो चुका है, तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या कर देगा? यह हमारा उन एसिड्स को न्यूट्रलाइज कर देगा और सॉइल को फिर से हमारा फर्टाइल बनाने में हेल्प करेगा, राइट। लेकिन एक चीज इसमें ध्यान देनी है कि हमें काफी ज्यादा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज नहीं करना है, अदरवाइज क्या होगा कि हमारे एसिड्स तो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, लेकिन अब हमारा सॉइल बेसिक हो जाएगा, है ना। तो ये भी नहीं करना है। ये तो बात हो गई हमारा कि हमारा पीएच चेंजेस इन सॉइल किस तरीके से होते हैं। कोई दिक्कत किसी को? अगर किसी तरीके की अगर समझने में कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट बॉक्स में कृपया लिखिए, ताकि आगे उन दिक्कतों को दूर किया जा सके। और कहाँ हमें पीएच चेंजेस, टूथ डिके की बात कर ली हमने, डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर ली, सॉइल की बात कर ली। अब हमारे पास है पीएच चेंज ड्यू टू एनिमल स्टिंग्स या ड्यू टू इंसेक्ट स्टिंग। चलिए, इंसेक्ट स्टिंग्स कहने का मतलब क्या है कि जैसे अगर हम बात करें, क्या आप में से किसी को कभी ने किसी एंट ने या हनी बी ने अगर काटा होगा तो आपको पता होगा कि आपका स्किन वहां पर स्वेल कर जाता है, राइट। आपका स्किन सही से वहां पर रिस्पॉन्ड नहीं करता है, वहां पे काफी वो हमारा पेनफुल होता है। तो ये हमारे जो भी एंट बाइट होते हैं या फिर हनी बी बाइट जो होता है, उसमें ऐसा क्या होता है कि हम इतना पेन फील करते हैं। तो एक सिंपल सा हमारा कंपाउंड है, दैट इज नोन एज, एक कंपाउंड है हमारे पास, उसका नाम है HCOH। ये क्या होता है? इसको हम पढ़ेंगे मिथेनोइक एसिड। ये एक एसिड है, इसको एक कॉमन नाम से जानते हैं, इसको हम बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। क्यों ये नाम पड़ा? क्योंकि हमारा ये ग्रीक वर्ड फॉर्मस से निकला है। अब ये फॉर्मस क्या चीज है? फॉर्मस का मतलब ग्रीक में होता है एंट। अब आपको जवाब मिल गया होगा क्यों हमें पेन होता है जब भी हमें कोई एंट या हनी भी काटता है। तो क्योंकि हमारा जो भी एंट्स होते हैं उसके अंदर हमारा फॉर्मिक एसिड या मिथेनोइक एसिड का प्रेजेंस होता है, और जब वो अपने स्टिंग जो है सो हमारे बॉडी में इंजेक्ट करते हैं तो उस कंडीशन में ये फॉर्मिक एसिड जो है सो वहां पे वो रिलीज करते हैं, और वहां पर जब फॉर्मिक एसिड जब रिलीज होता है तो हमारा बॉडी पेन फील करता है, राइट। तो अब यहाँ पे बात आती है कि फॉर्मिक एसिड तो एंट में होता है, हनी बी में कौन सा एसिड होता है? हनी बी में भी हमारे पास फॉर्मिक एसिड का ही प्रेजेंस होता है, ठीक है। अब इसके बाद और बात करें कि फॉर्मिक एसिड के अलावा भी क्या किसी इंसेक्ट में कोई चीज होता है, किसी में बेसिस भी होते हैं क्या? तो हाँ, हमारे पास एक इंसेक्ट है, इसको भी आप लोग जानते होंगे, वॉस्प। याद होगा वो मूवी एंटमैन एंड द वॉस्प, ठीक है। तो वॉस्प भी एक हमारे पास इंसेक्ट है, ठीक है, जिसमें हमारा एसिड ना होकर क्या होता है, उसमें हमारे बेसिस होते हैं। तो वॉस्प के काटने पे भी जो है सो हम पेन फील करेंगे, राइट, बट दैट विल बी ड्यू टू बेस, नॉट ड्यू टू एसिड। अब यहां पे हम बात करें कि इनको ट्रीट कैसे करें, राइट। तो आप जो भी क्लास 10th के बच्चे हो, आप सभी को पता होगा कि एसिड्स को ट्रीट करने के लिए हम क्या करते हैं? बेसिस देते हैं ताकि एसिड्स न्यूट्रलाइज हो सके। तो अब उस कंडीशन में अगर हमें फॉर्मिक एसिड को अगर ट्रीट करना है तो उस कंडीशन में हम ट्रीट करने के लिए किसका यूज करेंगे?
एसिड को ट्रीट करने के लिए हम कोई भी बेसिक मीडियम जो है यहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक है। अब काउस्टिक सोडा तो आपके घर में प्रेजेंट है नहीं कि हम किसी भी काउस्टिक सोडा को हम ले लें और वहां पे अप्लाई कर लें, राइट। तो उस कंडीशन में सबसे कॉमन जो बेसिक मीडियम होते हैं, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि बेकिंग सोडा जो आपका होता है वो भी एक तरीके का बेस होता है, तो हम उसको यूज कर सकते हैं, उसको अप्लाई कर सकते हैं, रब कर सकते हैं हमारे एंट या हनी बी बाइट पर, ठीक है। या तब वो हमारा फॉर्मिक एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा। उसके अलावा और किसका यूज कर सकते हैं, तो उसके अलावा और यूज कर सकते हैं सोप का, राइट। सोप क्या होते हैं, सोप भी हमारे जस्ट सॉल्ट्स ऑफ या बेसिक सॉल्ट ऑफ किसके, सोडियम और पोटेशियम, ठीक है। तो उस कंडीशन में सोप को भी यूज करके जो है या सोप को अगर रब कर लें हम एंट या हनी बी बाइट के ऊपर, तो उस कंडीशन में भी वो हमारा ट्रीट हो सकता है, ठीक है। या सबसे कॉमन प्रैक्टिस जो कि आमतौर पर विलेजेस में हम देखने को मिलते हैं कि जहां पे भी हमारा एंट बाइट या हनी बी बाइट हो जाता है, लोग वहां पर कोई मेटालिक चीज को जो है सो रब करते हैं। मेटालिक चीज को क्यों रब करते हैं, ये काफी पुराने टाइम से चलता आ रहा है। तो पहले तो शायद लोगों को नहीं पता होगा कि मेटालिक चीज को रब करने से इतना रिलीफ क्यों मिलता है, लेकिन अब आप लोग बता सकते हो कि मेटालिक चीज को अगर किसी भी मेटल्स को अगर हम रब करें एंट या हनी बी बाइट के ऊपर, तो उस कंडीशन में वह मेटल क्या करेगा कि उस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा, वहां पे सॉल्ट फॉर्मेशन कर देगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देगा, क्योंकि ये हमें पता है कि एसिड प्लस मेटल रिजल्ट इन सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो ये कुछ मेथड्स हैं जिसकी मदद से आप जो है सो हमारे एसिडिक जो हमारे चेंजेस होते हैं हमारे स्किन में ड्यू टू इंसेक्ट बाइट्स, उसको आप ट्रीट कर सकते हो। इसके बाद अगर हमारा वॉस्प अगर स्टिंग करे हमें, तो वहां तो बेस है, वहां और आप बेस डालोगे तो वो और पेनफुल ही फील होगा, राइट। वहां पे तो हम सोप रब नहीं कर सकते। तो उस कंडीशन में वॉस्प बाइट के ऊपर हम क्या करते हैं कि किसी एसिडिक चीज का यूज करते हैं। कौन सा एसिडिक चीज हमारे घर में आराम से मिल जाता है, काफी सारी चीजें हैं, जैसे लेमन जूस, ठीक है। उसके अलावा लेमन जूस के अलावा जो है नींबू का जो रस होता है हमारा, वो हमारा साइट्रिक एसिड होता है, राइट। तो उसकी मदद से हम जो भी ये बेस हमारा रिलीज कर रहा है हमारा स्किन में, उसको ट्रीट किया जा सकता है। या उसके अलावा लेमन जूस के अलावा अगर हम बात करें तो विनेगर जो हमारा आता है, इसमें हमारा एसिटिक एसिड या इथेनोइक एसिड का प्रेजेंस होता है, तो इसकी मदद से भी हम लोग ट्रीट कर सकते हैं जो भी वॉस्प स्टिंग के कारण हमारा स्किन में इंजेक्टेड है, राइट। तो ये कुछ तरीके हैं जिसकी मदद से हम लोग इंसेक्ट स्टिंग्स को ट्रीट किया जा सकता है। यहां तक किसी को भी किसी तरीके के समझने में कोई दिक्कत, पीएच स्केल समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, पीएच चेंजेस जो हमारे अराउंड होते हैं उसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा और हमारे पास कुछ चीजें हैं, जैसे हमारे ब्लड का भी जो है सो एक न्यूट्रल लेवल ऑफ वैल्यू होता है, लेकिन कभी कभार अगर ब्लड का वैल्यू अगर हमारा ज्यादा एसिडिक या बेसिक हो जाता है, तो उस कंडीशन में ब्लड का ही एक कॉम्पोनेंट होता है, दैट इज नोन एज बफर सिस्टम। बफर सिस्टम क्या करता है कि इसके अंदर हमारे एसिड्स और बेसिस दोनों कंटेन होते हैं। ये एक हमारा सॉल्यूशन होता है जो कि एसिड और बेस दोनों को कंटेन करता है, ठीक है। अब यह एसिड और बेस क्या करता है कि अगर हमारे ब्लड का अगर पीएच लेवल अगर 7 से नीचे जाने लगता है, तो वो उसको न्यूट्रलाइज करके वापस 7 पे ले आता है, वहां पे बेसिस का यूज करता है वो। और वहीं पे अगर हमारा ब्लड का अगर पीएच लेवल अगर हमारा 7 से ऊपर चला जाता है, तो उस कंडीशन में बफर सिस्टम अपने एसिड्स का यूज करके अगेन उसको खींचकर 7 पर ही ले आता है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई कि पीएच चेंजेस जो कि हमारे डेली लाइफ में जो होते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब हमारे पास इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, दैट इज सॉल्ट्स। तो एक सॉल्ट के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे और बाकी सॉल्ट्स के बारे में मैं एक बार फिर से आपके सामने वीडियो लेकर आऊंगा। किस सॉल्ट के बारे में हम पहले हम टाइप ऑफ सॉल्ट के बारे में जो है सो आज पढ़ लेते हैं। तो टाइप ऑफ सॉल्ट्स की बात करें तो कितने तरीके के सॉल्ट हो सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस किया था, मैंने बताया भी था कि सॉल्ट हमारे 3 तरीके के होते हैं। सॉल्ट्स हमारे 3 तरीके के होते हैं। कौन कौन सा? एसिडिक, न्यूट्रल एंड बेसिक सॉल्ट। एसिडिक, न्यूट्रल एंड बेसिक सॉल्ट। तो किस सॉल्ट को बोलेंगे कि वो एसिडिक है, किसे बोलेंगे न्यूट्रल है और कौन सा बेसिक है? तो एसिडिक की बात करें तो एसिडिक जैसा कि नाम ही डिनोट कर रहा है, इसमें एसिड का कंपोनेंट ज्यादा होगा और बेसिस के कंपोनेंट कम होंगे, राइट।
यानी कि बेस का कंपोनेंट कम होगा और एसिड का कंपोनेंट ज्यादा होगा, क्योंकि हम जानते हैं सॉल्ट में तो दोनों के कंपोनेंट होते हैं, क्योंकि एसिड का हमारा H+ और बेस का OH- तो हट जाता है, ठीक है। लेकिन जो एसिड का जो रिमेनिंग पोर्शन है और बेस का जो रिमेनिंग पोर्शन है वही मिलकर सॉल्ट बनाते हैं। यही हमने डिस्कस किया था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में। तो अगर हम एसिडिक की बात करें तो जिसमें अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड का प्रेजेंस हो, स्ट्रॉन्ग एसिड और एक वीक बेस मिलाएं तो उस कंडीशन में एक सॉल्ट बनेगा। लेकिन हम देख रहे हैं कौन ज्यादा ताकतवर है, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो उस कंडीशन में अगर हमारा एसिड अगर ताकतवर है तो वो अपना दबदबा बना रखेगा अपने सॉल्ट में, यानी कि उसका सॉल्ट भी कैसा हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा, राइट। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स देखने की कोशिश करें हम लोग। जैसे एक स्ट्रॉन्ग एसिड का नाम सोचिए, सबसे कॉमन नाम आता है हमारे दिमाग में HCl, ठीक। वीक बेस का नाम सोचिए तो हम Mg की बात कर सकते हैं, या फिर हमारा एक और वीकर बेस होता है दैट इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर हम रिएक्शन कराएं HCl का तो उस कंडीशन में हमें क्या प्रोडक्ट मिलेंगे, हमें मिलेगा एक अमोनियम क्लोराइड और H2O बाहर निकल जाएगा, राइट। अब ये जो अमोनियम क्लोराइड है यह हमारा बना किससे, हमारा एक स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस। तो उस कंडीशन में इसका नेचर क्या होना चाहिए, एसिडिक सॉल्ट, क्लियर है। उसके अलावा इसी तरीके से मैग्नीशियम सल्फेट हो गया, ठीक है। उसके अलावा हमारा जो है सो मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया। तो ये सारे जो हमारे बेसिस हैं वो कैसे होंगे, एसिडिक इन नेचर। चलिए, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस विल बी नोन एज एसिडिक सॉल्ट। अगर जो लिखना चाहें लिख लीजिए, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस इज नोन एज एसिडिक सॉल्ट। न्यूट्रल सॉल्ट की बात करें तो न्यूट्रल सॉल्ट जैसा कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है, या तो स्ट्रॉन्ग एसिड, अगर दोनों में बराबर की टक्कर हो तो किसी का भी इंफ्लुएंस नहीं दिखेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड्स प्लस बेस, यानी कि एसिड भी हमारा स्ट्रॉन्ग हो और बेस भी अगर स्ट्रॉन्ग हो तो उस कंडीशन में जो हमारा सॉल्ट बनेगा वो कैसा बनेगा, वो हमारा बनेगा एक न्यूट्रल सॉल्ट। कुछ एग्जांपल की बात करें, जैसे यहां जो HCl के साथ हमने अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाला, उसके बजाय अगर हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं तो हम जानते हैं कि NaCl बनेगा। अब NaCl कैसा सॉल्ट है, ये हमारा एक न्यूट्रल सॉल्ट है। उसी तरीके से अगर हम बात करें पोटेशियम सल्फेट का K2SO4, ठीक है, वो भी एक न्यूट्रल सॉल्ट है। तो ये हमारे कुछ न्यूट्रल सॉल्ट हो गए। उसके अलावा अगर हमारे पास वीक एसिड है, एसिड हमारा वीक है, बट कमाल की बात यह है कि बेस भी हमारा वीक है। एसिड तो वीक था ही और बेस भी अगर हमारा वीक है तब भी हमारा क्या बनेगा, न्यूट्रल सॉल्ट ही बनेगा, ठीक है। एक वीक एसिड का नाम याद करने की कोशिश कीजिए। तो वीक एसिड का नाम याद करने की अगर हम लोग कोशिश करें तो हमारे पास आएगा कार्बोनिक एसिड, ठीक है, या फिर इथेनोइक एसिड ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए। तो कार्बोनिक एसिड की बात करें तो वहां से हमें एसिड का कौन सा आयन मिलेगा, CO3। वीक बेस की बात करें तो हम मैग्नीशियम की बात कर लेते हैं, यहां से मिलेगा अपने को मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो मैग्नीशियम कार्बोनेट भी कैसा हो जाएगा, एक न्यूट्रल सॉल्ट हो जाएगा, क्लियर है। वीक बेस और वीक एसिड का भी अगर प्रेजेंस हो तो भी हमारा सॉल्ट कैसा होगा, हमारे पास वीक न्यूट्रल सॉल्ट ही हमें मिलेगा। वहीं पे अगर हम बेसिक सॉल्ट की बात करें तो अभी तक तो आपको ये समझ जाना चाहिए, यहां पे क्या होगा, यहां पे हमारा एसिड वीक होगा, एसिड जो होगा वो वीक होना चाहिए, और जो हमारा बेस जो हम यूज करने वाले हैं वो हमारा कैसा बेस होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक। एसिड हमारा वीक होगा और बेस कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। तो उस कंडीशन में जो हमारा सॉल्ट बनेगा वो एक बेसिक सॉल्ट होगा, जैसे सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था। उसी तरीके से CH3COO Na, इसको पढ़ते हैं हम लोग सोडियम एसीटेट। ये किस किस के न्यूट्रलाइजेशन से बना है, एसिटिक एसिड, ठीक है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड, वहां से जो हमारा बना वो सोडियम एसीटेट, ये भी हमारा एक
बेसिक सॉल्ट हो गया, क्योंकि इसमें हमारा एसिड जो है सो वो वीक है और बेस जो है सो वो काफी स्ट्रांग था। तो ये तो बात हो गई कि हमारे सॉल्ट कितने तरीके के होते हैं। अगर हम बात करें पीएच लेवल की, तो जो न्यूट्रल वाला होगा वो हमारा पीएच इंडिकेटर पे नंबर दिखाएगा, अपना स्कोर दिखाएगा ओनली 7। जो हमारे एसिडिक सॉल्ट होंगे वो हमारा 0 से 7 के बीच, 4, 5, 6 कोई भी हो सकता है, ठीक है, वो हमारा एसिडिक सॉल्ट होगा। बेसिक सॉल्ट की बात करें तो वही हमारा 7 से ज्यादा दिखाएगा, यानी कि हमारा हो सकता है 8 दिखाए, 9 दिखाए, 10 दिखाए, राइट। तो इस तरीके से ये पीएच लेवल पे भी अपने चेंजेस दिखाते हैं। क्लियर है? तो ये तो बात हो गई हमारे टाइप्स ऑफ सॉल्ट की। आज हमने बात की पीएच इंडिकेटर्स की, पीएच चेंजेस इन आवर डे टू डे लाइफ की, और उसके अलावा हमारे सॉल्ट के कितने टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ सॉल्ट की। अब देखिए कि क्लास 10th में जो है सो हमें पढ़ने हैं 5 तरीके के सॉल्ट के बारे में। कौन कौन सा? पहला है हमारे पास NaCl, इसको पढ़ेंगे हम लोग कॉमन सॉल्ट या रॉक सॉल्ट भी बोलते हैं, ठीक है। सेकेंड हमें पढ़ना है Na2CO3, यानी कि इसको या पहले आप पढ़ लीजिए NaHCO3, इसको हम पढ़ेंगे बेकिंग सोडा, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास Na2CO3.10H2O, इसको पढ़ेंगे हम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, इसका कॉमन नेम वॉशिंग सोडा, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास CaOCl2, इसको पढ़ते हैं हम लोग कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कॉमन नेम में इसको बोलेंगे हम ब्लीचिंग पाउडर। उसके बाद है अपने पास CaSO4.12H2O, इसका कॉमन नेम है हमारे पास प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्लियर है? तो इन सब के बारे में आपसे अगले वीडियो में मुलाकात होगी, ठीक है। तब तक हमारे साथ बने रहिए, हमें सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करते रहिए अपने प्रॉब्लम्स को, ताकि आपके प्रॉब्लम्स के बारे में कुछ नई वीडियोस बनाता रहूं, ठीक है। उसके अलावा जो है सो अगर आपको किसी तरीके की कोई परेशानी आए तो कृपया कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिए। थैंक यू।